नमस्कार, स्वागत आपका एनबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। आज मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में हूं। यहाँ मेरे साथ डॉक्टर राजेंद्र जी मौजूद हैं, महासचिव हैं आप के। सर बहुत स्वागत है आपका। सर पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि हाल फिलहाल में 11 मार्च 2024 को देश भर में सीएए लागू कर दिया गया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या सीएए को लागू करना ठीक है या नहीं है? आप कैसे देखते हैं? मैं इसका जो ये पहलू है इसका स्वागत योग्य कदम है। इसका मैं अपनी बिल्कुल प्रशंसा करता हूँ इस पर। और ये जरूरी होना इसलिए जरूरी था क्योंकि जितनी भी ये कंट्री रहती है ये अखंड भारत में सब और इसका जो विभाजन है वो धार्मिक आधार पर हुआ। तो धार्मिक आधार पर विभाजन होने के बाद तो वहाँ पर अलग संकेत थे और जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे उन लोगों को भारत में जो समर्थ हो जाते होने से पहले भारत में जिस भी तरीके से अगर आ गए हैं उन लोगों को संरक्षित करना, जिसमें 6 जो डिवीजन है उन लोगों को भारत में नागरिकता देने का जो ये प्रावधान किया ये सवाल ठीक है सर, मान लिया कि ये एक अच्छी पहल है, प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा निर्णय लिया, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोग अभी भी इसको ये समझ रहे हैं कि इससे भारत के लोगों की नागरिकता जा सकती है या उनके दिमाग में ऐसा है कि ठीक नहीं है। इसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, ये गलत फहमी है एक्चुअली में जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा फैलाई है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं ये पहले से रह रहे हैं भारत में। ऐसा नहीं कि वो बाहर से अलग से अब आएंगे, आ चुके हैं वो लोग। तो उन लोगों को स्थापित करना कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जो पूर्व में जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो सरकार पे कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है। तो लोग जैसे रह रहे हैं तो वैसे रहते आए हैं और अन्य लोग भी कोई आना चाहते हैं तो पूरी प्रावधान है हमारे नागरिकता वो आवेदन करें और जिसको आना है लेकिन सर जैसे ही नियम लागू हुआ है पूरे देश की मैं बात करूं तो कुछ पार्टियां हैं लगातार विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री का भी विरोध कर रही है और इस जो नियम है ये संशोधन हुआ है इसका भी लगातार विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहते हैं? क्यों? विपक्ष का काम होता है कि विरोध करना होता है। कोई भी अच्छी चीज हो या जो भी हो विरोध के लिए विरोध किया जाता है। मैं उस चीज को सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखता हूँ जो विरोध किया जा रहा है, लेकिन बाकी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे जो प्रभावित है यकीनन जो लोग प्रताड़ित होकर आए हैं उन्होंने दस खेला है। क्योंकि आप पहले की जब आंकड़े देखोगे तो 1947 में भारत आजाद हुआ था और आज अल्पसंख्यकों का जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान। उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत आकर्षित होगा और मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। चुनाव को कैसे देखते हैं सर? क्योंकि हाल फिलहाल में एक इतनी बड़ी भारत में मैं कहूँगी इतना बड़ा संशोधन हुआ, एक विधेयक लागू कर दिया जाता है। चुनाव को कैसे देखते हैं कि कुछ पार्टी इससे नाराज है? क्या लोकसभा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी पे इसका विपरीत असर पड़ सकता है इस चीज का? देखो ये 2019 में लोकसभा और विधानसभा में आया था, आज तक नहीं। उसके बाद देश की जो परिस्थितियां थी इस तरह से होती थी, कोरोना भी था, आपको लोगों को बचाना था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उस स्थिति में इसको लागू किया जाना ठीक नहीं। तो जब स्थितियां सामान्य होंगी और जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय उन्होंने भी इसको पारित कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, उसके बाद इसको लागू किया गया। अब ये मान के चलो भी ठीक है, ये चुनाव आ गया शिक्षा पहले से चल रहा था तो उसी की प्रवृत्ति है कि आज ये लागू होगा। लेकिन सर जो पहले ये लोकसभा में हो गया था ये राष्ट्रपति ने भी इस पर जो मुहर लगा दी, तो अब नाराज होने का पार्टी को क्या फायदा? क्यों नाराज हो रही? ये देखिए कि प्रधानमंत्री से नाराज हो रही या फिर उन्होंने सी लागू करके उससे नाराज हो रही? मुझे जो लगता है कि पार्टी जो है ना नाराज होकर वो पोलराइजेशन करना चाहिए, उसका ध्रुवीकरण करेगी। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है, हालांकि इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं, मुस्लिम समुदाय को बता दिया गया है वो पहले से रह रहे हैं यहाँ पर। और वहाँ पर जिन तीन कंट्री में बात कर रहा हूँ वहाँ पर वो बहुसंख्यक है, ऐसा इसमें कोई कुछ उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन पार्टियां जो बाकी जो विपक्ष पार्टी है इसको इस प्रोपेगेंडा के तौर पे खत्म करना चाहिए ताकि जितना भी वो तोड़ पाए वो कोशिश करेंगे अपने साथ राजनीति को ले जाने की। इसको अन्य जो पार्टियां हैं वो आम जनता को बदलाने का काम कर रही है कहीं ना कहीं कि ये नहीं होना चाहिए था हमारे देश में और चुनाव से पहले भी क्यों किया गया, उसको कैसे देखते हैं? देखो चुनाव से पहले जब मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोसेस जो है 2019 से शुरू हुआ है और इसमें अमेंडमेंट करना संविधान का पार्ट है। पहले भी 1955 में इसमें आया था और आज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चुनाव से तोड़ के देखना पार्टियों का काम, ठीक है। तो जिनको जो करना वो करेंगे। मैं मानता हूँ कि ये भारत देश के लिए और भारत देश के उन लोगों के लिए जो रियल में प्रताड़ित थे उन लोगों के लिए बहुत ही सही चीज है
और इससे लाभ होने से लोगों में जो है ना प्रसन्नता का भाव और जो एक नागरिकता का जो भाव है वो पैदा होगा और देशभक्ति का मतलब। सर राजस्थान की बात कर लेती हूँ, राजस्थान में चुनाव की स्थिति को कैसे एनालिसिस करते हैं आप कैसे देख रहे हैं एज एन टीचर कहूँ मैं या एज एन आपका महासचिव, कैसे इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? मैं तो इस सिनेरियो के हिसाब से देखता हूँ कि अभी जो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, युवा को शिक्षित करते हैं और एक उदाहरण देते हैं देश के विकास में योगदान देते हैं, उस लिहाज से मैं देखूँ तो पीछे जो आपने देखा होगा कि यूथ पेपर लीक पर जैसे इतना टूट गया था और वो यूथ जो गाँव से खेत डाली से गाँव देहात से आता है और ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के पेपर लीक प्रकरण चलते हैं तो उसमें ईमानदार आदमी को भी कहीं पेपर पता नहीं चाहिए और उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं वो बहुत लंबे समय तक भुगतता है, क्योंकि उसका जो टाइम है वो चला जाता है, उसकी उम्र जो है कंप्लीट हो जाती है इतिहास में। तो उन लोगों के हिसाब से अभी जो पेपर लीक प्रकरण जितने लोग भी उनको पकड़े गए हैं उसमें बुलडोजर वाली जो कार्रवाई चल रही है तो मैं इस लिहाज से मैं मानता हूँ कि सरकार को बिल्कुल सही कर रही है और इस मामले में बिल्कुल पारदर्शिता होगी, जीरो टॉलरेंस एक्टिविटी जो है वो सही मायने में होनी चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो कहीं भी पद पर भ्रमित होने के कगार पे ना जाए, तो उसको बचाने के लिए सरकार का ये काम है कि उसको एकदम सही दिशा में लेके जाए। उस लिहाज से मैं ये बिल्कुल सही मानता हूँ, उसका कहीं ना कहीं फायदा है तो मौजूदा सरकार उसको। यूथ की बात करें सर, उनकी अब बात करेंगे उम्र ना निकल जाए, हाल फिलहाल में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कई समय से मैं कहूँ कि अभी चुनाव नहीं हो रहे, यूथ तो काफी यहाँ पे भी हताश है। हाँ, हताशा तो अपनी बात रखते हैं तो लेके चलेंगे, किसी गवर्नमेंट ने मुझे बंद किया था तो मौजूदा गवर्नमेंट में अब यदि जो है अपनी बात जाके रखेगा, कुछ लीग कमेटी की सिफारिश से वो अक्सर इस लागू करने की भी बात होती है और नियमों के अनुसार यदि गवर्नमेंट चाहे तो आगे कर सकती है। यूथ को मैं मानता हूँ राजनीतिक भागीदारी में आना चाहिए, एक अच्छा पहल है और अपने जो विधानसभा में बहुत से नेता ऐसे जो लीजेंड है आज राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी गलियारे से निकले, तो उस लिहाज से मैं मानता हूँ कि मैं इसका स्वागत करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और अब भी मैं मानता हूँ कि समाज का रास्ता वो खुला हुआ है, आज की गवर्नमेंट से वो बात करें थोड़ा सा जो भी है किसी बात से उसको लागू करते हुए यदि वो बात रखेगा तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात कम्युनिकेट करे सरकार से। लेकिन सर दंगा फसाद करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, लोगों को जख्मी करना, खुद को भी करना कहीं ना कहीं, क्या ये तरीका ठीक है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का? दो तरीका गलत है। देखो पीछे भी कई बार चीजें आई थी, शिक्षकों को वो जिस लिहाज से बोलते थे तो उन चीजों का हम विरोध करते हैं। आप अपनी बात सकारात्मक तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ो, अपना जो कैंपेन है वो बिल्कुल किसी को हानि ना पहुंचाते, कंप्लेंट ना करते, डिटेक्टरी ना करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही चुनाव होता है, पोलिंग को किसी पैसे को 5,000 रुपये से ज्यादा जो है खर्च नहीं कर सकते, इसलिए उस नियमों के आधार पर मैं पहले भी कह चुका हूँ यदि ये चुनाव होते हैं तो सकारात्मकता से यदि जो छात्र राजनीति में आना चाहते हैं वो आते हैं, इसके परिणाम आगे जाके शानदार होंगे और देश जी। सर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 25 सीटें हैं हमारे राजस्थान की, उसको कैसे देखते हैं, किस पार्टी का भविष्य उज्जवल होने वाला है राजस्थान? मैं तो ये मानता हूँ कि भाई पिछली बार भी 25 की 25 सीटें हैं, अभी जो मौजूदा सरकार के पास गई थी तो उस लिहाज से भी और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा ठीक है, अभी मैं लोकसभा क्षेत्र उसकी बात करूँ तो कहीं चीज़ है ये तो यकीनन ये जो आइटम है और एकदम उनसे जो व्यक्तित्व वाले कैंडिडेट तो ऐसे आदमी को टिकट दिया गया और इसी तरह से बाकी अन्य जगह भी हो गए वो भी बहुत सोच समझ के हुए तो कहीं ना कहीं उसका फायदा देवेंद्र झाझड़िया जी को टिकट दिया सर वो मैं मानती हूँ, लेकिन राहुल कसौती थे वो भी अपने आप को सुलझे हुए व्यक्ति बता रहे थे कि नहीं मेरा क्या कसूर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बात को जाहिर किया था कि मेरा क्या कसूर है, मेरा टिकट क्यों काटा गया, इसको लेकर के देखो आप यदि देखोगे ना राहुल कसौती का उनका परिवार 60 साल से बीजेपी से जुड़ा है तो बीजेपी का एक मोटो है हमेशा वो अपनी बात को वोट करते हैं कि वो परिवार का क्या हमेशा ही एक परिवार को वोट देते आ रहा है, आगे भी ऐसा कभी ऐसा मन परिवार को वोट पॉजिटिव सिंबल से ही आज राहुल कसौती का व्यक्तित्व दिख रहा है। उस लिहाज से उन्होंने दूसरे जो व्यक्ति को देखो यदि एक कोई आप देख रहे हो ये भी लगेगा कि बहुत से अच्छे व्यक्ति हैं तो इस चीज से या इस अवसर से वंचित रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को फुलफिल करने के लिए नजरिए को ये कमाती है और ये तो इधर जाना उधर जाने तो राजनीति में होता है। कांग्रेस ने तो उनको योग्य मालूम है
ये उनका आकलन है, ठीक है, उनको तो कहीं ना कहीं सहमति करनी है मुझसे चीज़ों में, लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी जिस छवि के साथ उतरे हैं उस छवि से उनको खाया जाए। जी, यूथ को क्या कहना चाहेंगे सर आखिर में कि किस तरीके से उन्हें चुनाव में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए एज ए यूथ? ऐसा नहीं, चुनाव में भागीदारी निभाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हो और आप जब 18 वर्ष के हो तो आपको वोट राइट मिलता है। और ये वोट राइट आप 22 होगी किसी के बहकाव में या बरगलाने से या किसी भी तौर तरीकों के वश में आकर लाते अपना आकलन, आप पढ़े लिखे हो, सजग हो, उसी सजगता पर ध्यान रखते हुए वो आकलन करें कि कौन अच्छा है, कौन उनको आगे लेके जा सकता है, या के साथ जुड़ने से उनको ज़्यादा आगे जो है भागीदारी मिलेगी। यानी जिस लिहाज से सरकारी नौकरियों में या और चीज़ें जिनको जरूरत होती है उस लिहाज से वो सोचते हुए समझते हुए और बिल्कुल पारदर्शिता से वोट है जरूर दें, मतदान अवश्य करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे डॉक्टर राजेंद्र जी, जिन्होंने युवाओं को, यूथ को यही सलाह दी है कि आप लोग बायस्ड होकर अपना वोट कास्ट करें और वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ